Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you human reproductive system, but current lecture based on the menstrual cycle. You understand carefully my video. I shall explain the video in both the medium Hindi and English. Video focused on the question of NEET, AIIMS, PVT and other competitive examination related to biology. आप हमें समर्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है www.samartheducationwelfare.com. The aim of the trust is to provide free and quality education to deprived students according to RTE Act 2009. वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ बहुत अच्छे फॉर्मूले दिए हैं। उस फॉर्मूले से आप ये समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रियल प्रोसेस क्या है। बहुत शॉर्ट में है वो, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मनुष्य को संतानोत्पत्ति करने में कितनी सावधानी रखनी चाहिए, कब संतानोत्पत्ति हो सकती है, कब नहीं हो सकती। बहुत सी अफवाहें हैं, उनसे बचिए। ये वीडियो आपको उन अफवाहों से बचाएगी जिन अफवाहों से आप वाकिफ़ नहीं हैं। आइए अब मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। आइए देखिए। ये आपको दिखाई पड़ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल कंट्रोल बताऊंगा इसमें मैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलता है, कैसे प्रारंभ होता है, कहाँ पर इसका अंत होना है और कैसे इसका हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको एक आउटलाइन डायग्राम के रूप में बता दिया है, आउटलाइन इसका बना दिया है और इस आउटलाइन से ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या है ये, कैसे है, कैसे अंत में इसका रिजल्ट क्या है। बहुत से व्यक्ति ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि संतान अंतिम दिनों में पैदा हो सकती है या फर्स्ट दिनों में पैदा हो सकती है, कि पीरियड आया है, पीरियड के जस्ट बाद ही सेक्स करने से हो सकता है संतान पैदा हो जाएगी या अंत में पैदा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कब पैदा होगी, कब आपको आवश्यकता है सेक्स की, किस समय पर आपको करना है, किस समय पर आपको फीमेल के पास जाना है, वो आपको वीडियो के अंत में मालूम पड़ेगा। वो मैंने पूरा दिया है, एक ग्राफ बना के दिया है, उस ग्राफ को आप देखिए। तो सबसे पहले हम इसका आउटलाइन देखते हैं। आउटलाइन क्या है, ये आप देख रहे हैं। स्टार्ट एट प्यूबर्टी कॉल्ड मीनार्ची। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन को मीनार्ची बोलते हैं। सबसे पहले हम एक आइडियल साइकिल लेते हैं। वैसे साइकिल पीरियड जो है कई अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है, पर एक आइडियल साइकिल लेते हैं हम। उसका जो ड्यूरेशन है 28 to 29 डेज है। कुछ गर्ल्स में वो 26 डेज का भी हो सकता है, कुछ गर्ल्स में वो जो 35 डेज का भी हो सकता है। 26 डेज, 35 डेज, इसका क्या कारण है, ये क्यों है, क्या आवश्यकता है इसकी, इसका संतानोत्पत्ति पर क्या कोई असर भी पड़ सकता है, उसको आप आगे देखेंगे। वो अंत में ही मैंने दिया है, मैंने उसको स्टार्ट में नहीं दिया, वो अंत में ही है। तो यहाँ पर मैं एक आइडियल साइकिल को ले रहा हूँ। वो आइडियल साइकिल है 28 to 29 डेज। इसको आप देखते जाइए। 28 to 29 डेज का साइकिल है ये। इसमें 3 कंडीशन होती हैं, 3 स्टेज पाई जाती हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज है। ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेज 1 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल फेज का जो ड्यूरेशन है 1 से 5 दिन होता है, परंतु फिर भी कुछ गर्ल्स में ये 1 to 3 डेज होता है, यानी इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। कुछ महिलाओं में ये 1 से 5 दिन तक चलता है, परंतु कुछ गर्ल्स ऐसी हैं
उसमें ये 1 से 3 दिन तक ही चलता है और इस कंडीशन को हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। इसके तहत ब्लड आता है, ब्लड के साथ में कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। वो माइन्यूट पार्टिकल्स क्या हैं? वो एंडोमेट्रियम टूटती है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है। जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर होती है और एंडोमेट्रियम की लेयर प्रत्येक महीने बनती है और प्रत्येक महीने टूटती है। क्यों टूटती है, क्यों बनती है, इसको आगे बताते हैं। परंतु यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब ब्लीडिंग होती है उसके साथ में ब्लड तब माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ एंडोमेट्रियम बाहर निकल के आते हैं। उसका सेकंड स्टेज है ये आपकी फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज में ये ओवरी में है, इसको आप देख रहे हैं, ये ओवरी में है फॉलिकुलर फेज। प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, ये फॉलिकल फॉर्मेशन है। प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे और सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे और ग्राफियन फॉलिकल से ही अंत में रप्चर होता है, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आता है। वो सेकेंडरी oocyte का क्या फंक्शन है उसको बताता हूँ मैं आगे चल के। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट जब फॉलिकल बनते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है और रप्चर होने के बाद उसको स्पर्मेटोजोआ की आवश्यकता होती है। इसको मैं अंत में ही बताऊंगा, परंतु यहाँ पर आप रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट, जो ब्रेकडाउन हुई थी एंडोमेट्रियम, जो ब्लड के साथ निकली थी माइन्यूट पार्टिकल्स के रूप में, वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स स्टार्ट फ्रॉम ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, तथा इसके साथ में हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। वो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? कुछ हार्मोन्स तो निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं ओवरी से। ओवरी से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये आप आगे देखेंगे। अंत में लूटियल फेज होती है। लूटियल फेज क्या है कि इसमें कार्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड होता है। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम क्या है मैं आपको बताऊंगा इसको। कार्पस ल्यूटियम अंत में ग्राफियन फॉलिकल्स फट जाता है, रप्चर हो जाता है, उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ जाता है और वो एंट्री कर जाता है फैलोपियन ट्यूब में। शेष पार्ट जो बचता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्पस ल्यूटियम जो बचता है, वो चेंज हो जाता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। जो शेष पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है ये भी आपको आगे ही मालूम पड़ेगा। मैं आपको उसको एक एक करके डिफाइन करता जाऊंगा, परंतु यहाँ पर आप इसको समझते जाइए। ये आउटलाइन फिगर है इसका और आउटलाइन मैंने दे दिया है। अब आइए अगली स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको कुछ मिलने वाला है और उसको आप देखिए। आइए, कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये आप देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल कंट्रोल। यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस, ये हार्मोनल कंट्रोल है। आप इसको देखते जाइए, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, हार्मोन्स का क्या रोल है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसको आप देखते जाइए। ये हाइपोथैलेमस, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा GnRH, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलता है और हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर के उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं? बाय द स्टिमुलेशन ऑफ GnRH। आप इसको सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और मैं इसके एक एक शब्द को आपको समझा रहा हूँ। दो हार्मोन्स निकलते हैं से, एक तो FSH से निकलता है, दूसरा हार्मोन्स है वो LH है।
2 हार्मोन्स निकलते हैं। इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का क्या कार्य है, ये जब मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था उसमें भी इनका रोल था, और इनका रोल इसमें भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये FSH है, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी फॉलिकल के निर्माण में भाग लेता है। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए। एक शॉर्ट टर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, L ल्यूटिनाइजिंग यानी लौटादो। तो लौटादो का मतलब ये है कि ये ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब ओवुलेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आ जाते हैं। इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या कहता है, लौटा दो सेकेंडरी किसको, सेकेंडरी oocyte को। आप इसको देखिए, ये फॉलिकल से ये यहाँ पे एक फिगर दिखाई पड़ रहा है, ये ओवरी का फिगर है। ये एक बहुत शॉर्ट फिगर बनाया है, यहाँ पे प्राइमोर्डियल PF प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स लिखा हुआ है। ये सेकेंडरी है, ये GF ग्राफियन फॉलिकल्स है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स ये उत्तरदायी है FSH फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए। अब हम यहाँ नीचे आते हैं, इसको आप देखिए कि यहाँ ये आपको डॉट 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 जैसे ये लाइन दिखाई पड़ रही हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन ये है येलो कलर की है, ये LH को इंडिकेट करती है, और ये ब्लू लाइन FSH को इंडिकेट करती है। ये यहाँ से ये ओवरी है, और ओवरी में 1 to 28 डेज 1 to 28 डेज में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको आप ओवरी में पहले देखिए। सबसे पहले ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स चेंज इनटू SF दिया हुआ है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद ये GF ग्राफियन फॉलिकल्स। जब ये आप हार्मोन्स देख रहे हैं, LH का पीक लेवल होता है। ये मैंने आपको बताया था, ये 28 डेज का आइडियल साइकिल है, इसका मिड वे है वो 14 डेज है, मिड पॉइंट इसका 14 डेज है। 14 डेज पे इसका ओवुलेशन हो जाएगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये कहता है कि लौटा दो, यानी सेकेंडरी oocyte को लौटा दो, सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ जाते हैं। शेष ये स्कार्स बचता है, ये किस में चेंज हो जाता है, कार्पस लूटियम में। अब कार्पस, इसको मैंने Cl से इंडिकेट कर दिया है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है, इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, तथा स्मॉल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी निकलता है। बहुत कम मात्रा में एस्ट्रोजन निकलेगा और प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। वैसे एस्ट्रोजन यहाँ से निकलना शुरू होता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम में यहाँ पर 2 घटनाएं घटती हैं। 2 घटना में ये यदि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और वो कंसीव कर लेती है तो कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट रहेगा और उसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य क्या है कि ये हेल्प करता है फीटस को इम्प्लांटेशन में, गर्भाशय में फीटस इम्प्लांट होगा उसमें ये हेल्प करता है। यदि प्रेगनेंसी नॉट अकर, और प्रेगनेंसी अकर नहीं होती, महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, तो ये कार्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और एक स्कार्स के रूप में बचता है, जिसको कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। इसको मैंने Ca से इंडिकेट कर दिया है, कार्पस एल्बिकेंस। ये आप इसको देखते जाइए। उसके बाद हम जो सेकंड हार्मोन्स है इसका FSH है। FSH का आप लेवल ये देख रहे हैं, ये बढ़ रहा है, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो FSH का लेवल बढ़ेगा। FSH का लेवल बढ़ेगा तभी फॉलिकल डेवलप होगा, अन्यथा फॉलिकल डेवलप नहीं हो सकता। ये आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट वाली लाइन है, ये ऊपर को जा रही है, इसका FSH का लेवल बढ़ता जा रहा है, और
ये जो फॉलिकल्स हैं ये यहाँ पे आगे मैच्योर हो गए, ग्रेफिन फॉलिकल यहाँ पे फट गया। उसके बाद प्रेगनेंसी नॉट अकर, तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। डिजेनरेट होने से इसका लेवल ख़त्म हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन बंद हो जाएगा और एफएसएच अब नेक्स्ट साइकिल के लिए उत्तरदायी होगा। अब 28 से 29 डे जब पूरे होते हैं उसके बाद सेकंड साइकिल की तैयारी होती है, तो उसमें एफएसएच का भाग लेगा और फॉलिकल्स के निर्माण में अपना सहयोग देगा। उसके बाद हम ये देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओवरी है। ओवरी से वैसे मैंने बता दी ये हार्मोन्स निकलते हैं, ये तो प्रोजेस्टेरोन निकलता है, एक ये प्रोजेस्टेरोन है, ये एस्ट्रोजन है, ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये भी यहाँ पर जब ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है तो इसका लेवल हाईएस्ट होता है। उसके बाद इफ़ प्रेगनेंसी नॉट अकर और नहीं होती तो ये इसका लेवल नीचे हो जाता है और फिर नेक्स्ट साइकिल आएगा 28 to 29 डेज के बाद फिर इसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है। वैसे एस्ट्रोजन के कई कार्य हैं और एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज थिन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, पेल्विस रीजन का हैवी होना, डेवलपमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, तो ये इसके लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, ये प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बना था तो कार्पस ल्यूटियम से ही निकलता है ये, इसलिए यहाँ पे इसका लेवल जो है बहुत हाईएस्ट है। इफ़ प्रेगनेंसी नॉट अकर कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, कार्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट हो जाएगा तो ये स्वतः ही इसका लेवल नीचे हो जाएगा। तो आप इसको सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, पर आप इसको बहुत बारीकी से समझते जाइए, सुनते जाइए, एक एक पॉइंट को क्लियर करिए। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इस फिगर को आप देख रहे हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसके साथ साथ में एक साइकिल और चलता है, वो यूट्रस में चलता है। यूट्रस में भी साइकिल का चलना बहुत ज़रूरी होता है। ओवरी में फॉलिकल्स का निर्माण होता है और फॉलिकल्स का निर्माण जब हो जाता है, ये आप देखें ये यूट्रस है, इसको बताऊंगा। जब ओवरी में फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है तो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ जाता है और सेकेंडरी oocyte जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद वो स्पर्मेटोजोआ का इंतजार करता है और स्पर्मेटोजोआ आता है तो उसमें एंट्री कर जाता है, पेनिट्रेट कर देता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि मैंने आपको एक वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सेकेंडरी oocyte को आप दुल्हन मानिए और जब दुल्हन को जब दूल्हा लेने आएगा तो लेके जाएगा तो उसके लिए कहीं कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए और जब उसके लिए कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, आप यहाँ पर मेरा सेंस समझिए। दुल्हन का मतलब है सेकेंडरी oocyte और दूल्हे का अर्थ है यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ और रूम का मतलब है यूट्रस। जब वो उसको लेके जाएगा तो वो कहीं रुकेगा और कहाँ रुकेगा, वो यूट्रस में जाकर रुकता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो उसका जो जायगोट बनेगा उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होना है, यूट्रस में। तो अब आप आइए इस पर, ये यूट्रस का ही ये है, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 5, 1 से 3, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं उसमें 1 to 3 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं उसमें 1 to 5 डेज होता है। इसको ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज या इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। इसमें गर्ल्स को रक्त स्राव होता है यानी ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग के साथ में थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस की एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो टूट जाती है। टूटने से वो उस ब्लड के साथ में माइन्यूट पार्टिकल्स के रूप में बाहर निकल के आती है। तो ये 1 से 5 दिन, कुछ गर्ल्स में 1 से 3 दिन चलता है। इस स्टेज को मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। अब आप यहाँ पे आइए, ये स्टेज है, इसको फॉलिकुलर फेज या
प्रोलिफरेटिव फेज, ये सेकंड फेज है। और प्रोलिफरेटिव फेज में यहाँ पर मैंने बताया था प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी फॉलिकस, सेकेंडरी फॉलिकस एंड ग्राफियन फॉलिकस, यानी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकस होता है। फॉलिकस का डेवलपमेंट होगा, इसलिए इसको नाम दे दिया फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। ये मिड पॉइंट है, ये मैंने बताया था आइडियल साइकिल है। इसका मिड पॉइंट क्या है? 14 डेज, 14 दिन यानी 28 दिन का आधा कितना हो गया? 14 डेज हो गया। 14 डेज पर अगर क्या हो, ग्राफियन फॉलिकस रप्चर हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकस रप्चर होने से उसे सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर भी दो घटनाएं घटती हैं। इफ़ प्रेगनेंसी अकर, यदि कोई गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है। जो ग्राफियन फॉलिकस फटा था उसे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आया और शेष जो पार्ट बचता है वो चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। इफ़ प्रेगनेंसी नॉट अकर, यदि महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई या कोई गर्ल्स है वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का कोई वर्क नहीं है और कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाती है, और डिजेनरेट होने के बाद वो एक स्कार्स में चेंज हो जाती है जिसको कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। तो ये यूट्रस में चलने वाला साइकिल है, और यूट्रस ओवरी के साथ साथ यूट्रस में भी इस साइकिल का चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो जो ओवम है वो कहाँ रहेगा? उसके रहने के लिए यूट्रस ही बचता है। यूट्रस में ही वो इम्प्लांट होता है जिससे अगले 9 मंथ में न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होना है। इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि दुल्हन को जब दूल्हा ले जाएगा तो उसके रुकने के लिए जगह कहाँ होगी? यूट्रस होगा, वो उसका रूम है, और रूम में ही वो बच्चा जो है बड़ा होगा और 9 मंथ में उसका वर्थ हो जाएगा। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। आप इसको सुनते जाइए, समझते जाइए, और मैं नहीं समझ रहा कि शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने आउटलाइन डायग्राम या आउटलाइन जो बनाया था वो आपने सब देख लिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मीनार्ची मैंने वहाँ पे बता दिया, एक शॉर्ट में बता दिया मीनार्ची क्या है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फर्स्ट, तो उसको मीनार्ची बोलते हैं। स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल अबाउट 12 ईयर ऑफ एज। 12 ईयर एज में जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसको मीनार्ची बोलते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन 28 डेज, ये आइडियल टाइम है। साइकिल डिवाइड इनटू 3 फेज, ये 3 फेज हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज। ये या उसको ल्यूटियल, ये सेक्रेटरी फेज है, इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। तो ये तीनों फेज मैंने अभी बताई हैं आपको। फिर भी आप एक एक करके देखते जाइए क्योंकि आपने वहाँ पूरा समझ लिया है, आउटलाइन भी समझा आपने, विद डायग्राम भी समझा। फिर भी आप समझते जाइए, अंत में एक फिगर और आएगा, उसको बहुत क्लियर कट समझिए। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज पर आते हैं। कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं। फेज इज 1 to 5 डेज, ये आपको पता है। इट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग फेज, ये भी आपको पता है, इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। बहुत कन्फर्म तरीके से मैंने इसको बताया है। ब्लीडिंग फेज, एट दिस स्टेज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज ब्रेक। जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो थिकनेस होती है वो टूट जाती है, वो पर मंथ टूटती है और पर मंथ बनती है। अगर थिकनेस नहीं टूटेगी तो महिला जो है बच्चे को कंसीव नहीं करेगी, कंसीव नहीं कर सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसलिए पर मंथ एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है और न्यू एंडोमेट्रियम बनकर तैयार होती है। ब्रेक एंड एक्सपेल्ड आउट, और वो उसके ब्लड के साथ में बाहर निकल के आ जाती है। 2/3 पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड, उसका 2/3 जो हिस्सा होता है उसको स्टेटम फंक्शनल बोलते हैं। इसको ध्यान रखिए, स्टेटम फंक्शनल क्या है।
2/3 पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, इसको ध्यान रखना है। उसमें बहुत सी आर्टरीज होती हैं और वो आर्टरीज जब ब्रेक होती हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज है। प्रोलिफरेटिव फेज बोलिए या फॉलिकुलर फेज बोलिए। प्रोलिफरेटिव फेज आल्सो नोन एज प्री एवोल्यूशनरी फेज या फॉलिकुलर फेज। ये 5th to 14th डे 5th to 14th डेज की ये फेज है। इसका टाइम ड्यूरेशन निकालना मैं बताऊंगा। ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं वो आपको आगे मालूम पड़ेगा, किस ड्यूरेशन में क्या होना है। कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटस, फैलोपियन ट्यूब एंड वजाना इन ओवरी। इसमें डेवलपमेंट जो रुका हुआ होता है वो भी पूरा हो जाता है, यूटस का, फैलोपियन ट्यूब का, वजाना का। ग्रेफियन फॉलिकल ग्रो मैच्योर एंड सिक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन्स एक्ट ड्यूरिंग दिस फेज। आइए ovum is ejected from follicles near the end of proliferative phase। 14th डे जब 14वां दिन होता है तो ग्रेफिन फॉलिकल फट जाता है और उसे सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ जाता है। मेट्रोसाइकिल ओवुलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH सिक्रेट फ्रॉम एंटी पिट्यूटरी। ये मैंने आपको LH एंड FSH का फंक्शन बता दिया है। जब LH का लेवल हाईएस्ट होगा तभी जो है ओवुलेशन होगा, तभी ग्रेफिन फॉलिकल फटता है। अब आते हैं सेक्रेटरी फेज। इस सेक्रेटरी फेज को आपको मैंने बता दिया, ये इसको लूटियल फेज भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। आफ्टर ओवुलेशन कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड। यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बनता है इसलिए इसको लूटियल फेज ही बोलते हैं। सबसेक्वेंटली 14th डे इन विच कार्पस ल्यूटियम इज एक्टिव इज रेफर टू एज सेक्रेटरी फेज। प्रोगेस्टेशन फेज, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटेड बाई कार्पस ल्यूटियम। ये मैं सब बता चुका हूँ आपको। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट होता है किससे? कार्पस ल्यूटियम से। इज एक्टिव ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज। द यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड ग्लैंड ग्रो फर्दर ड्यूरिंग दिस फेज इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज एट द एंड। आइए एंड सेक्रेटरी फेज कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट। मैंने आपको ये बताया 2 घटनाएं घटती हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन ख़त्म हो जाता है। और यदि प्रेगनेंसी रुकती है, महिला प्रेग्नेंट रहती है, तो कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट रहता है और वो परमानेंटली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ secondary oocyte। The progesterone secretion failed, overgrowth of endometrium breakdown and menstruation take place। और प्रेगनेंसी नहीं होती तो अगले मंथ के लिए साइकिल शुरू हो जाता है। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट विल बी डिस्क्राइब्ड। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ऑन नेक्स्ट स्लाइड, उनको आप देखिए। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा आपको, तो आइए उनको ज़रूर देखिए। देखिए ये आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। ये यूट्रस आप देख रहे हैं, ये मैंने एक आरडीएस साइकिल दिया था। आरडीएस साइकिल का मैंने ड्यूरेशन दिया था 1st डे टू 28 to 29 डेज़। ये आप देखते जाइए। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि टाइम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही ये पीरियड जो चलता है उसी में जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं और उसी मिड पॉइंट पर ही आकर के जो मिड टाइम है उसी पर आकर के ही ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर होता है। अगर आपको मिड पॉइंट का पता नहीं है तो शायद हो सकता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैंने ये आइडिया साइकिल लिया था यहाँ पर 28 डेज़ का। इसका जो मिड पॉइंट है ये 14 डेज है, 14वां दिन है इसका। ये 14वां दिन है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1 to 5 या 1 to 3 मेंस्ट्रुअल फेज है। ये फॉलिकुलर फेज है, ये जो लूटियल फेज है। आप एक ध्यान रखिए, इसका मिड पॉइंट कितना है? 28 का हाफ 14th, ये 14, इसका तो 14th हो गया। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये जो ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज का टाइम कभी चेंज नहीं होता। ये 14 दिन ही रहता है।
चाहे पीरियड 26 डेज़ का हो, चाहे पीरियड जो 28 डेज़ का हो, चाहे पीरियड 35 डेज़ का हो। अब आप आइए यहाँ पर, ये आप ब्लू से देख रहे हैं, ये 35 डेज़ का पीरियड है। ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है 35 डेज़। अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, यहाँ पर आप इसका मिड पॉइंट जो देखेंगे तो मिड पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया था, ये हमेशा ही 14th डेज होगा। और अब यहाँ 35 माइनस 14 तो ये आपका 21 डेज हो जाता है। 21 डेज, ये 21 डेज पे ही यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte निकलेगा और 21 डेज पे ही आपको सेक्स करेंगे। जब सेक्स करेंगे तभी जो है वो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो सकता है। इसके लिए 5 डेज का जो टाइम है, 5 डेज का टाइम वो मेंस्ट्रुअल फेज है जिसमें ब्लीडिंग होती है। 26 डेज का टाइम है, ये फॉलिकुलर फेज होती है। उसके बाद 21 दिन से पहले आप कितना भी सेक्स करिए, बच्चा बनने वाला नहीं है। 21 डेज पे आपको फीमेल के पास जाना ही होगा और संतान उत्पत्ति चाहिए तो आपको 21 डेज पे सेक्स करना ही होगा। और ये कहते हैं कि 24 टू 48 डेज तक सेकेंडरी oocyte जीवित रहता है, उसके बाद वो डिजेनरेट हो जाता है। फिर भी ऐसा देखा गया कि 21 डेज पे आपने सेक्स नहीं कर पाए, हो सकता है आप जो 22 डेज पे करेंगे तब भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद 23rd डे पे ये क्रॉस ख़त्म हो जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, बच्चा बनने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही सेकंड ये साइकिल है 26 डेज का, ये कभी चेंज नहीं होता, ये 14 नहीं रहेगा। ये आपका 26 माइनस 14 ये 12 डेज हो जाता है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 12 डेज है। 12 डेज पे ही आपको सेक्स करना है, तभी आपको संतानोत्पत्ति मिल सकती है। अन्यथा 24 आवर्स पर आप जो 13वें दिन भी सेक्स कर सकते हैं तो संतानोत्पत्ति पैदा हो सकती है। अन्यथा ये क्रॉस है, आगे कुछ भी कोई भी चांस नहीं है। इधर 1 से लेकर के 11 तक कोई भी चांस नहीं है, चाहे आप रोज़ सेक्स करिए, कुछ भी करिए, कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो ये एक डायग्राम है, इसको मैंने बहुत बखूबी समझाया, आपने इसको समझा भी होगा। और कभी भविष्य में हो सकता है कि आप पुरुष हों, मेल हों या फीमेल हों, आपको उसकी आवश्यकता पड़ ही सकती है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।